उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग को नई नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस नियमावली के तहत प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई के लिए नए समय सीमा जो है वो निर्धारित की गई हो और अब सप्ताह में केवल 29 घंटे ही कक्षाएं लगाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा नीति लागू करने वाली हो रही है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग जो है नई नियमावली तैयार करने में जुट गया है। हम फिलहाल राजकीय इंटर कॉलेज जो कन्याओं का है वो लखनऊ में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे के जो चेहरे हैं वो उस शिक्षा नीति को लेकर के जो नई बनने वाली है मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब इनके कंधों से जो वजन है वो कम होने वाला हो रहा है। नई शिक्षा नीति के अंदर में जो बच्चों को अब जो वजन है बैगों का वो कम होगा। फिलहाल हम लखनऊ के अंदर जो कॉलेज है कन्याओं का उसमें मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा का उद्देश्य जो यहाँ पे टीचर हैं वो ब्लैक बोर्ड पे लिखकर छात्रों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब जो नई शिक्षा नीति आएगी वो कौन सी होगी और उसके अंदर में क्या क्या तैयारी है उसके लेकर के की जा रही है। अभी तक कितने घंटों की क्लासेस चलती थी और नई शिक्षा नीति में कितने घंटों की क्लासेस चलेंगी? अभी तक बच्चों को जैसे 35 मिनट की एक क्लास चलती थी और अब नई शिक्षा नीति में जो मुख्य विषय है उनकी 40 से 50 मिनट तक की क्लासेस होंगी और जो सामान्य विषय होगा उसका 30 से 35 मिनट तक की क्लासेस होंगी। उससे होगा ये कि जो मुख्य विषय हैं जैसे साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, उन पे बच्चे कायदे से फोकस कर पाएंगे और उसको समय दे पाएंगे, जिससे आगे उनका भविष्य ज्यादा उज्जवल होगा। तक बच्चे जो है वो ऐसा भी शिक्षा नीति के अंदर लाया जा रहा है कि बैग स्कूल में लाना कंपलसरी नहीं होगा, उनके कंधों का वजन भी कम होगा। क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत ही अच्छा होगा। जब बच्चे बैग नहीं लेके आएंगे तो उस समय उनको इंटरटेनमेंट के लिए काफी समय मिलेगा, उनके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए काफी समय दिया जाएगा। उस समय खेल है, पीटी है और उनको और अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा, तो उससे ओवरऑल बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। अब नई शिक्षा नीति के तहत कब तक इसका स्ट्रक्चर तैयार होता है और कब ये लागू होने में सक्षम होगा? वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ सैयदवा सलीम, न्यूज स्टेट, लखनऊ। यूपी बीजेपी जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। कई पुराने चेहरों पर बीजेपी ने भरोसा जताया है और नए चेहरों को एक बड़ी संख्या में जगह भी मिली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने लिस्ट जारी कर नए पदाधिकारियों को बता दिया और शुभकामनाएं भी दी। 24 की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी और सबसे पहले संगठन के पेच कसने शुरू कर दिए हैं, जबकि अन्य सियासी दल अभी इस तरह की कोई तैयारी करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। बीजेपी ने जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। नई टीम में कई युवाओं को शामिल किया गया है। इन्हीं चेहरों के सारे यूपी में 24 की सियासी जंग लड़ी जानी है। चलिए अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि कहां किस चेहरे पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। मैप के जरिए आपको समझाते हैं। उत्तर प्रदेश का ये मैप आपको दिख रहा होगा। गाजियाबाद महानगर में संजीव शर्मा पर भरोसा जताया है। गाजियाबाद जिला की बात की जाए तो सत्यपाल प्रधान पर भरोसा जताया है। वहीं मथुरा महानगर में घनश्याम लोधी पर भरोसा जताया है और मथुरा जिला में निर्भय पांडे पर भरोसा जताया। आगरा जिला में गिरिराज कुशवाहा पर भरोसा जताया। आगरा महानगर में भानु महाजन पर भरोसा जताया गया है। वाराणसी जिला में हंसराज विश्वकर्मा पर भरोसा जताया गया। अयोध्या जिला की अगर बात की जाए तो अयोध्या महानगर में कमलेश श्रीवास्तव पर भरोसा जताया। जिला में संजीव सिंह पर, लखनऊ जिला में विनय प्रताप सिंह और अलीगढ़ जिला की अगर बात की जाए तो वहां पर भी बीजेपी ने कृष्णपाल सिंह लाला पर भरोसा जताया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई और इसके लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम जिलेवार तैयारियों की समीक्षा करने कानपुर पहुंची है। टीम क्या कुछ कर रही है इसकी जानकारी दे रहे हैं न्यूज स्टेट संवाददाता श्याम तिवारी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। यही वजह है कि अब चुनाव आयोग की टीम तमाम राज्यों में पहुंच रही है और चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में बैठक भी कर रही है। उत्तर प्रदेश में कानपुर से सिलसिला शुरू हुआ है। कानपुर में केडीए में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग के 5 सदस्य यहां पहुंचे हैं जो 18 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उन्हें चुनाव से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश
दिए जा रहे हैं, उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरीके से चुनाव को संपन्न कराया जाना है। साथ ही साथ जो वोटिंग परसेंटेज है लगातार कम हो रहा है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस बारे में भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि 18 जिलों के जिलाधिकारियों को यह निर्देश भी दिया जाएगा कि वोटर लिस्ट किस तरीके से संशोधित की जाए, किस तरीके से वोटरों के नाम उसमें बढ़ाए जाने हैं, क्योंकि वोटिंग पुनरीक्षण का काम है वो 17 सितंबर से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें चुनाव आयोग की ये टीम कानपुर में बैठक के बाद वाराणसी, आगरा और गोरखपुर भी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट पांडे के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। संभल की अगर बात की जाए तो संभल से खबर है, जहां अवैध संबंधों के चलते एक महिला ने अपने प्रेमी से पति की हत्या करा दी है। आरोपी ने हत्या कर शव को गन्ने के खेत में दबा दिया था। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि पति दोनों के बीच में रोड़ा बन रहा था, जिससे उन्होंने उसको मौत के घाट उतारने की योजना बना डाली। फिलहाल पुलिस ने इस घटना में पत्नी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। करण सिंह सैनी निवासी हाजीपुर द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि उनका भाई विगत 2 तारीख से लापता चल रहा है। इस संदर्भ में थाने पर तत्काल ही गुमशुदगी दर्ज की गई और छानबीन की गई तो पाया गया कि उनकी पत्नी के साथ उनसे विवाद चल रहा था, जो कि उनकी पत्नी के अवैध संबंधों के कारण था। इस संदर्भ में संदिग्ध व्यक्ति हरनाम सिंह से पूछताछ की गई तो पाया गया कि श्री कमल सिंह एवं हरनाम तथा अजेंद्र द्वारा मौके पर घटना वाले दिन शराब पी गई एवं उसे मार दिया गया। मारने के पश्चात उसे गन्ने के खेत में दबा दिया गया। इस सूचना पर मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा छानबीन की गई एवं बॉडी को रिकवर किया गया तो पाया गया कि घटना सत्य है। इस संदर्भ में जांच के क्रम में तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ताजनगरी आगरा में शिक्षा भवन के हालात बद से बदतर हैं। यहां बिना गेट और जर्जर बाउंड्री वॉल परिसर में घास और गंदगी फैली हुई नजर आई है। यहां की जर्जर दीवारें हाथ से खुदावत दे रही हैं और इसी का जायजा लिया न्यूज स्टेट संवाददाता विनीत दुबे ने। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही इस बारिश के बाद तमाम ऐसी तस्वीरें आई जब ये देखा गया कि तमाम ऐसे भवन थे जो जर्जर थे और वहां पर हाथ से सामने आए। किसी के घरों की दीवारें चटक गई तो कहीं कहीं पूरा मकान ही ढह गया। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा भवन दिखाते हैं जो सालों से जर्जर है, सालों से गिरासू अवस्था में है, लेकिन आज तक उसे एक भी नोटिस किसी विभाग ने नहीं दिया। हालात ये हैं कि यहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो डरे सहमे रहते हैं कि सुबह आएंगे तो शाम को अस्पताल पहुंचेंगे या फिर घर। मैं इसको बहुत दिन से देख रहा हूँ, 10वें वर्ष से देख रहा हूँ। स्थिति बहुत जर्जर है, बहुत ही दर्दनीय है। यहाँ के जो कर्मचारी और हम लोग आते हैं ऐसा महसूस करते हैं कि जो है शाम को अपने घर सही सलामत लौटे हैं कि नहीं लौटे हैं। बरसात के समय में यहाँ 2-2, 3-3 फीट तक पानी भर जाता है और 2-3 दिन तक कार्यालय में आना जाना बंद हो जाता है और पूरी तरीके से कोई भी आम आदमी इस विद्यालय में अगर घुसेगा तो जूते और पैंट को ऊपर करके ही घुस सकता है।